दोस्तों, दुबई के अलंसा टावर्स की ऊंची ऊंची इमारतों के साए में एक सीधा साधा और ईमानदार भारतीय लड़का आर्यन कुमार अपने दिल में उम्मीद और बेहतर भविष्य का सपना लिए एक अमीर अरब परिवार के यहाँ काम करता था। उसका दिन बड़े दफ्तरों में सामान पहुंचाने, घर के काम संभालने और मेहनत भरे कामों में गुजर जाता था। वह वहां सिर्फ एक नौकर नहीं था, बल्कि उस बड़े घर की रोजमर्रा की व्यवस्था का जरूरी हिस्सा था। एक शाम जब आर्यन अपना काम खत्म कर रहा था तो महल के माहौल में अचानक एक अजीब सा बदलाव आया। शेख जायद अलकासी की पत्नी फातिमा जायद, जिनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ने आर्यन को अपने पास बुलाया और कहा कि आज उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। आर्यन एक पल के लिए हैरान रह गया और अनजाने में शेख की तरफ देखने लगा। शेख जायद थके हुए अपने कमरे की ओर जाते हुए बस इतना बोले, आर्यन बेगम का ध्यान रखना। यह पल आर्यन के लिए बहुत बड़ा था, जैसे वह इस विशाल महल में कैद हो गया था, जहां फातिमा अपनी खूबसूरती और जवानी के बावजूद दिल की गहरी तन्हाई में डूबी रहती थी। शेख जायद का प्यार गहरा था, लेकिन उसमें अधिकार ज्यादा था। वह कहते थे कि फातिमा उनकी रानी है, लेकिन फातिमा जानती थी कि वह सिर्फ एक सुनहरे पिंजरे की चिड़िया है। इसी दौरान इस पूरे महल में एक ही इंसान था जिसने उसकी घुटन को सच में महसूस किया। वह था आर्यन कुमार। आर्यन की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसका नर्म व्यवहार फातिमा के दिल को छू जाता था। आर्यन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से दुबई आया था और 2 साल से वह यही काम कर रहा था। घर की सफाई, बागों की देखभाल, गाड़ी चलाना। धीरे धीरे फातिमा ने आर्यन में एक अलग ही सच्चाई देखी। एक ऐसा इंसान जो बिना लालच और बिना घमंड के सिर्फ अपनी मेहनत से जी रहा था। फातिमा उसे देखकर अपने पुराने आजाद दिनों में महसूस करने लगती थी और आर्यन बस अपना फर्ज निभाता रहता था। यह सब तब तक चलता रहा जब तक एक शाम फातिमा ने उसे पहली बार पास बुलाया और उसी पल से माहौल बदल गया। शेख की कार धोना आर्यन की रोजमर्रा की जिम्मेदारी में शामिल था, लेकिन धीरे धीरे फातिमा ने उसे नोटिस करना शुरू किया। उसकी ईमानदारी, उसकी शांत मुस्कान और उसकी सरल हिंदी में कही बातें फातिमा को अपनी पुरानी आजाद जिंदगी की याद दिलाने लगीं। दुबई की चमकदार सड़कों पर वह पहले एक बहुत मशहूर फैशन डिजाइनर थी, लेकिन शेख जायद अलकासी से शादी के बाद वह इस महल की कैद में धीरे धीरे घुटने लगी। शेख 50 साल के थे, रेगिस्तानी तेल के बिजनेस से बहुत अमीर और फातिमा से 20 साल बड़े थे। उनका प्यार गहरा था, लेकिन अधिकार ज्यादा था। जब शेख मीटिंग्स में व्यस्त होते, फातिमा आर्यन को बुलाती, आर्यन आओ, यह कॉफी पियो, आज मौसम बहुत अच्छा है। आर्यन झिझकते हुए पास बैठ जाता। फिर बातें शुरू होती। आर्यन अपने गांव की कहानियां सुनाता, दिवाली की मिठाइयां, होली के रंग, खेतों की खुशबू। फातिमा मुस्कुरा उठती, तुम्हारी बातें मुझे फिर से आजाद महसूस कराती हैं। यहां सब कुछ सोने का है, लेकिन दिल पत्थर जैसा लगता है। आर्यन शर्मा कर कहता, बेगम आप तो रानी हैं जी साहब, आपसे बहुत प्यार करते हैं। फातिमा की आंखों में हल्की उदासी आ जाती। प्यार, यह तो कैद है। आर्यन, तुम समझते हो ना? आर्यन चुप हो जाता। उसे यकीन नहीं होता कि जिस औरत के पास दुनिया की हर सुविधा है, वह खुद को कैद महसूस करती है। फातिमा अपनी सुनहरी चूड़ियां देखते हुए एक गहरी सांस भरती। मैं यहां रानी नहीं हूं, मैं एक शोपीस हूं, एक सुनहरे पिंजरे का हिस्सा। और जब तुम हंसते हो, तुम्हारी आंखों में एक आजादी होती है जो मेरे पास कभी नहीं थी। अचानक फातिमा उठी, कमरे के कोने में गई जहां एक पुरानी लकड़ी की छोटी सी पेटी रखी थी। आर्यन ने देखा और धीमी आवाज में बोला, कल रात शेख दूर सफर पर जा रहे हैं। मेरे पास सिर्फ एक मौका है फातिमा, मैं इस कैद से बाहर निकलना चाहती हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे या मुझे यहीं टूट जाने दोगे? रात गहरी होती जा रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, जी बेगम, मैं आपकी मदद करूंगा, बताएं मुझे क्या करना होगा। उस रात आर्यन ने अपनी नेकी और इंसानियत को हर खतरे से ऊपर रखा। जैसे ही दुबई का आसमान रात की गहराई में डूबा, शेख की प्राइवेट जेट की आवाज दूर होती गई। आर्यन ने चुपके से फातिमा की हर हिदायत पूरी की। वह जानता था कि एक छोटी सी गलती दोनों के लिए बर्बादी ला सकती है। सुबह होते होते फातिमा की योजना का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था। अगली सुबह सूरज की किरणें ठीक से फैली भी नहीं थीं कि आर्यन रसोई में अपने काम में लगा हुआ था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, आर्यन, आर्यन मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, कुछ दवा बनाकर लाओ जल्दी। फातिमा की आवाज में एक हुक्म था, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी उम्मीद और घबराहट भी थी। आर्यन समझ गया कि दवा सिर्फ एक बहाना है। यहां घर के बाकी नौकरों और सिक्योरिटी वालों की नजरों से बचने का तरीका था। आर्यन तुरंत फातिमा के कमरे में गया। जी बेगम, मैं अभी दवा लाता हूं, उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरे में पहुंचकर आर्यन ने दरवाजा धीरे से अंदर से बंद किया। उसने अपने साथ लाई चायदानी नीचे रख दी। अगली सुबह जब फातिमा ने पर्दे हटाए तो उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी।
उसने धीमी आवाज में आर्यन को बुलाया। आर्यन, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी आवाज में घबराहट थी, जैसे कोई बात दिल में चुभ रही हो। आर्यन ने बिना कोई सवाल किए सिर झुका लिया। जी बेगम, चलिए, मैं अभी गाड़ी निकालता हूं। कुछ ही मिनटों में काली लग्जरी कार अलनासा टावर से निकलकर शहर के बड़े अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते भर फातिमा खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी आंखों में जैसे कोई अनकही कहानी तैर रही थी। आर्यन बार बार रियर व्यू मिरर में देखकर उसकी हालत समझने की कोशिश करता रहा। अस्पताल पहुंचकर आर्यन ने शेख के पुराने जानकार डॉक्टर सलमान को ढूंढ लिया, जो अलकासी फैमिली के पर्सनल फिजिशियन थे। डॉक्टर ने फातिमा की जांच की, कुछ सवाल किए और बोले, तनाव बहुत बढ़ गया है, शरीर पर असर पड़ रहा है, कुछ दिन आराम जरूरी है, देर रात तक मत जागिए और ज्यादा मत सोचिए। डॉक्टर ने दवाइयां दी और सख्त हिदायतें लिख कर दी। आर्यन ने धन्यवाद कहा, रिपोर्ट ली और चुपचाप फातिमा को घर ले आया। वापसी में वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या यह सच में सिर्फ थकान है या इसके पीछे कोई और दर्द छिपा है? महल पहुंचकर फातिमा धीरे से बोली, धन्यवाद आर्यन, अगर तुम ना होते तो शायद मैं गिर ही पड़ती। आर्यन ने सिर झुका लिया। जी बेगम, यह तो मेरा फर्ज है। लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि फातिमा की बीमारी शरीर की नहीं, उस कैद की थी जिसमें वह रोज घटती जा रही थी। डॉक्टर की दी हुई दवाइयां लेकर आर्यन ने उसे कमरे तक पहुंचाया। शाम के साए महल की दीवारों पर उतर चुके थे। फातिमा का चेहरा अब भी पीला था, आंखों के नीचे थकान की गहरी लकीरें थीं। आर्यन ने सावधानी से उसे सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया, पानी का गिलास रखा और डॉक्टर की बताई पहली दवा थमाई। फातिमा ने धीरे से कहा, धन्यवाद आर्यन, आज कुछ जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। आर्यन ने नरम आवाज में कहा, आप दवा लीजिए बेगम। डॉक्टर ने कहा, है, नींद आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। उसने घड़ी देखी, रात के 11 बज चुके थे। बाहर रेगिस्तानी हवा खिड़कियों से टकराकर हल्की आवाज कर रही थी। अंदर पूरा कमरा शांत था। आर्यन कमरे के कोने में खड़ा रहा जब तक फातिमा ने दवा नहीं ली। थोड़ी देर बाद फातिमा बोली, शायद यह दवा मुझे सूट नहीं कर रही, दिल भारी लग रहा है। उसने दवा की शीशी उठाई और अचानक आर्यन की तरफ देखा। सुनो आर्यन, यह दवा तुम भी लो ताकि मुझे लगे यह ठीक है। आर्यन एकदम चौंक गया। बेगम, यह दवा तो आपकी है, मैं कैसे ले सकता हूं? आर्यन की आवाज में एक अजीब सा संकोच था। फातिमा की आंखों में एक अजीब सा आग्रह था, जैसे उसे भरोसा चाहिए था, जैसे वह अपना डर किसी के साथ बांटना चाहती हो। आखिरकार आर्यन ने आधी गोली खाई और बोला, ठीक है बेगम, अब आप चिंता मत कीजिए। लेकिन दवा जैसे ही आर्यन के शरीर में गई, उसने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे थकान उतर रही हो और दिल की बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही हो। फातिमा ने धीमे से कहा, आर्यन, आज मेरे पास ही रहो, वो रात बहुत भारी लग रही है, अकेले डर लगता है। आर्यन कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में झिझक थी, लेकिन फातिमा की बेबसी और मासूमियत ने उसका दिल छू लिया। वह धीरे से बोला, ठीक है बेगम, आप चिंता मत करें, मैं यहीं हूं। वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। बाहर की हवा खिड़की के पर्दों को हल्के हल्के हिला रही थी। फातिमा खिड़की के पास बैठकर आकाश देख रही थी। रेगिस्तान के पार टिमटिमाते तारों के बीच उसे जैसे कोई दूर की आजादी दिख रही थी। आर्यन चुपचाप उसे देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। क्या मैं सही कर रहा हूं? यह मेरा फर्ज है या कोई सीमा टूट रही है? उसे अपने गांव का छोटा सा घर याद आया। मां की वह बात, सेवा में हमेशा मर्यादा रखना, वरना भक्ति अधूरी रह जाती है। इसी पल उसके अंदर ईमानदारी और सेवा के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया। फातिमा ने धीमे से कहा, तुम बहुत शांत रहते हो आर्यन, कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताते। आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि मैं बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करता हूं बेगम। जिसके दिल में दर्द होता है उसकी बात भगवान खुद सुन लेते हैं। यह सुनते ही फातिमा की आंखें भर आईं। तो क्या भगवान मेरी भी सुनेंगे? मैंने तो बस सच्चा प्यार चाहा था, शायद वह भी गलती थी। आर्यन ने नरम स्वर में कहा, प्यार गलती नहीं होता बेगम, बस उसकी दिशा गलत हो जाए तो इंसान खुद से दूर होने लगता है। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया, जैसे वह चुप्पी दोनों की आत्माओं को एक आदर्श रिश्ते में बांध रही हो। फातिमा ने सिर झुकाकर कहा, काश शेख समझ पाते कि मैं बीमार नहीं, बस अकेली हूं। आर्यन ने उसके चेहरे पर दर्द देखा। बेगम, इंसान बाहर से नहीं टूटता, वह अंदर से टूटता है, और जो अंदर से टूट जाए उसे दवा नहीं सहारा चाहिए। फातिमा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में एक पल के लिए शांति झलक गई, जैसे कई साल बाद कोई उसका दर्द समझने वाला मिला हो। आर्यन ने मन ही मन बाबा साईं का नाम लिया। साईं, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझसे कोई गलत कदम ना उठ जाए।
उसे लगा जैसे दिल के अंदर कोई आवाज कह रही हो, सेवा में भावना रखो, वासनाएं नहीं। वह उठा, खिड़की बंद की और बोला, आप आराम कीजिए बेगम, मैं यहीं पास बैठा हूं। फातिमा ने धीमे से कहा, आज मुझे नींद नहीं चाहिए आर्यन, बस किसी का साथ चाहिए जो बिना कुछ चाहे पास बैठा रहे। उसके शब्दों की सच्चाई ने आर्यन का सिर झुका दिया। वह धीरे से बोला, अगर मेरी मौजूदगी से आपको शांति मिलती है तो यही मेरी पूजा है। कमरे में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी, जैसे माहौल खुद पवित्र हो गया हो। बाहर चांदनी रेगिस्तान की रेत पर हल्के से गिर रही थी और अंदर एक टूटी हुई आत्मा और एक वफादार इंसान के बीच चुपचाप संवाद चल रहा था। फातिमा ने आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कई साल बाद उसे शांति मिली हो, और उसने मन ही मन दुआ की, साईं तू गवाह रहना, मैं उसे मां की तरह मानता हूं, उसे दर्द ना हो, यही मेरी सेवा है साहब। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, अगर आज बेगम फिर से मुस्कुरा पा रही है तो यह आपकी दया और साईं की कृपा है। आर्यन ने धीमे से कहा। फातिमा ने धीमे से कहा, आर्यन, तुमने मुझे मुझसे मिलवाया है, अब मैं खुद जीना सीख रही हूं। शेख ने दोनों को देखा और कहा, शायद अब मैं भी जीना सीख ही लूं। इस दिन से महल का माहौल बदल गया। जहां पहले चुप्पी और दूरी थी, वहां अब शांति और संवाद था। और उस रात की सच्चाई, जो किसी गुनाह की शुरुआत नहीं थी बल्कि एक आत्मा के पुनर्जन्म जैसा पल था, हमेशा तीनों के दिलों में बस गई। आर्यन जब भी साईं की मूर्ति के सामने खड़ा होता, उसके दिल में एक ही बात गूंजती, कभी कभी भगवान इंसान के रूप में आते हैं ताकि दूसरे इंसान को अंदर से जिंदा कर सकें। इस पूरे घटनाक्रम से यह सीख मिलती है कि इंसान की नीयत ही उसके कर्मों की पवित्रता तय करती है। अगर भावनाएं सच्ची हो और दिल में करुणा हो तो इंसान कहीं भी अपनी मर्यादा और भक्ति निभा सकता है। सेवा तभी पूजा बनती है जब उसमें कोई स्वार्थ ना हो, सिर्फ एक आत्मा को शांति देने की इच्छा हो। दोस्तों, जिंदगी में अगर किसी के जख्म ना दिखे तो यह मत समझिए कि वह ठीक है। कई लोग मुस्कुराकर भी रोज थोड़ा थोड़ा टूटते रहते हैं। किसी को सिर्फ एक पल का साथ उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।